हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट 30। अभी तक हमने आपको लूसेंट केमिस्ट्री का 29 पार्ट तक बता रखा है, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और लूसेंट सामान्य विज्ञान फिजिक्स का मैंने सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, जिसमें 100 में से 25 क्वेश्चन केवल साइंस से आने वाले हैं। और 67th BPSC का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है PT का। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन केवल साइंस से रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री का 13वां नंबर चैप्टर देखेंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा आज का वैद्युत रसायन। दोस्तों, वैद्युत रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कहां से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं इस चैप्टर से, सारा मैं आपको VVI करके बताने वाला हूं। आप सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 100% अगर वैद्युत रसायन से क्वेश्चन आता है तो मैं जो बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जरूर पेन पेपर लेकर बैठिएगा और उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि वैद्युत रसायन क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन जो है सो रसायन विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कौन से रासायनिक अभिक्रिया का? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप घटित होती है। यानी कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कब संपन्न होती है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तभी वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम लोग वैद्युत रसायन में करते हैं। आया समझ में आपको? वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन वैद्युत रसायन में करते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप ही घटित होती है। ठीक है, अब देखिए, इसमें दो टॉपिक आता है, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अनअपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होता है? देखिए, वैद्युत अपघट्य क्या होता है? तो वैसे यौगिक, वैसे कंपाउंड जो द्रवित अवस्था में या जलीय घोल में विद्युत का चालक होता है। वैसे यौगिक जो द्रवित अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में या किसी जलीय घोल में वह विद्युत का चालक होता है, तो वैसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, अम्ल, क्षार और लवण क्या है? वैद्युत अपघट्य होता है। अम्ल, जितने भी अम्ल हैं, जितने भी क्षार हैं, जितने भी लवण हैं, सभी क्या होता है? वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, अब देखिए, अनपघट्य क्या होता है? वैसे यौगिक जो द्रवित अवस्था में जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक या अचालक होते हैं, यानी कि उससे विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है, तो उसको वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। जैसे चीनी हो गया, यूरिया हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो आपको समझ में आया वैद्युत अपघट्य क्या है और वैद्युत अनअपघट्य क्या है। तो वैद्युत अपघट्य किसी भी यौगिक का या तो द्रवित अवस्था या जलीय घोल से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, किसी भी यौगिक का द्रवित अवस्था या जलीय घोल से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, यानी कि वह विद्युत का चालक हो, तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न हो, उसको विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य का 3 एग्जाम्पल है, अम्ल, क्षार, लवण। कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्षार हो, कोई भी लवण हो, विद्युत अपघट्य होता है। और चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म क्या है? विद्युत अनअपघट्य है। ठीक है, अब देखिए, आपको आगे देखना है विद्युत अपघटन क्या होता है। अभी आपने विद्युत अपघट्य और अनअपघट्य पढ़ा। अब विद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है? विद्युत
अपघट्य पदार्थ है, जैसे H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इससे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो यह जो है सो अपघटित हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित होकर के टूट जाता है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इसी के सिद्धांत पर एक सेल बनता है, एक बैटरी बनती है, उसको वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटन के सिद्धांत पर एक सेल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए क्या है, जिस बर्तन में वैद्युत अपघट्य का घोल लेकर के वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे H2SO4 है, ठीक है, ये किसी बर्तन में ले लिए हमने, किसी बर्तन में हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इससे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, करंट इधर से धारा इधर गया, तो यह जो है सो 2H प्लस और SO4 माइनस आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। तो इस बर्तन को, ये जिस बर्तन में हम ये क्रिया करवा रहे हैं, इसी बर्तन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। इस सेल में धातु की 2 प्लेटें या तार डुबा दिए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको फिगर से समझाता हूं क्या क्या कह रहा है। देखिए, इसमें कह रहा है कि इस सेल में, इस बर्तन में धातु की 2 प्लेटें या तार डुबा दिए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बैटरी के ध्रुवों से जोड़ दिए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव जुड़ता है उसको कैथोड कहते हैं, और जो बैटरी के ऋण ध्रुव जुड़ता है उसको एनोड कहते हैं। घोल में विद्युत अपघट्य अंशतः या पूर्णतः विघटित होकर के आवेश युक्त परमाणु या मूलकों में टूट जाते हैं, जिसे आयन कहते हैं। धन आवेश युक्त आयन को धनायन और ऋण आवेश युक्त आयन को ऋणायन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन जो है वो कैथोड पर, ऋणायन एनोड पर मुक्त होते हैं। कैथोड पर अवकरण प्रक्रिया और एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। देखिए मैं आपको फिगर बता करके समझाता हूं इसमें क्या कह रहा था। देखिए इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद समझाता हूं आपको। देखिए एक बर्तन है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। मैंने आपको बताया अभी, इसमें दो धातु का यहां पर तार या प्लेट डुबा देते हैं। इसमें अंदर में क्या है, अम्ल है, मान लीजिए H2SO4 अंदर में है। 2 धातु का जो है इसमें तार डाल दिए, एक को हमने जोड़ दिया किससे, धन ध्रुव से, एक को बैटरी के धन ध्रुव जोड़ दिया और दूसरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से यानी निगेटिव आयन से, निगेटिव पोल से जोड़ दिया, बैटरी के धन ध्रुव से और बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसमें क्या होगा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, करंट प्रवाहित इसमें होने लगेगी। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन जो है सो टूटने लगेगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन से टूटने लगेगा, अलग अलग हो जाएगा दोनों। और जिसको हम लोग बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ रहे हैं उसको कहते हैं कैथोड, और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एनोड। ये चीज समझ में आया आपको। और ये दोनों प्लेट है उसको क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए जो H प्लस है वो निगेटिव पर आकर के चिपक जाएगा और SO4 माइनस है वो पॉजिटिव पर आकर चिपकेगा। ठीक है, यानी एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर अवकरण होता है। आपको पता है कि ऑक्सीकरण में पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज जुड़ता है,
और अवकरण में निगेटिव चार्ज जुड़ता है, इसलिए इस पर अवकरण हो रहा है, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस समझ में आ गया आपको? चलिए जाते हैं हम लोग ऊपर, अब देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे फैराडे। फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिया था। फैराडे, आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित कितने नियम दिए थे, तो उन्होंने 2 नियम दिया था। कब दिया था? 1832 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम की घोषणा की, जिनको क्या कहता है? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है। अब ये नियम क्या था वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम नियम में क्या कहा गया था कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है, ठीक है। पहला नियम क्या कहा था फैराडे का पहला नियम क्या था कि जो इस पर देखिए, जो इस पर, जो जैसे इलेक्ट्रोड है ये इस पर चिपकेगा आकर के, ये पॉजिटिव H+ चिपकेगा, तो इस पर जो भी चिपकेगा तो उसकी मात्रा जो होगी वो उसमें प्रवाहित आवेश के मात्रा के समानुपाती होगी। क्या कहा था? आवेश के मात्रा के, यानी कि जितना हम करंट प्रवाहित करेंगे उतना ही मात्रा उस पर आकर के चिपकेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम M समानुपाती IT होगा, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT, ठीक है। तो M बराबर IT। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, तो M बराबर ZIT, ठीक है। यहाँ पर Z जो है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। और इसका मान जो होता है 96,485 कूलॉम के बराबर होता है। कितना होता है? 96,485 कूलॉम के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आपको लूसेंट में ये जो मिल जाएगा 96,494, अगर आप लूसेंट को याद करते हैं तो आपको ये याद करना चाहिए। ऐसे आपको जनरली एग्जाम में 96,400 ही मिलने वाला है। एग्जाम में आपको ऑप्शन में 96,400 ही मिलेगा जेड का मान। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में आपको ये मिल जाएगा, और अदर बुक में आपको 96,485 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यानी कि मैंने अभी आपको बताया जेड बराबर M बराबर ZIT। यहाँ पर जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, I है करंट और T है टाइम। तो विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण के अनुपात में होती है। जितना हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही मात्रा यहाँ पर मुक्त होगा, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई विद्युत अपघट्य घोलों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है, सभी में जो हम इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं तो इस सभी में समान विद्युत धारा, स्क्रीन समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो धारा यहाँ से निकल रही है वही धारा यहाँ से भी, वही धारा यहाँ से भी निकल रही है। तो इसमें जो मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होगी वो सभी के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। और तुल्यांकी भार बराबर होता है क्या? तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बट्टा में संयोजकता। ये आपको ध्यान रखना है। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान बट्टा संयोजकता। अब देखिए फैराड क्या होता है। फैराड क्या होता है? तो 96,484 कूलम्ब की विद्युत धारा को किसी घोल में प्रवाहित करने पर पदार्थ का एक तुल्यांकी भार मुक्त होता है। विद्युत धारा के परिमाण को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। इसका फैराड का मान होता है 96,494 कूलम्ब के बराबर। अब देखिए विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो विद्युत लेपन में क्या होता है? इलेक्ट्रो प्लेटिंग में क्या करते हैं हम लोग? निम्न कोटि का धातु है उसको चमकदार सोना का जो पानी चढ़ाते हैं, जो सोना का पानी चढ़ाता है तो वही विद्युत लेपन की क्रिया से ही वो चढ़ाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
विद्युत मुद्रण में भी, इलेक्ट्रोटाइपिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं। धातुओं के विद्युत शोधन में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल का जो रिफाइनिंग करते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, विद्युत धातुकर्म विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं। धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में भी इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसका? विद्युत अपघटनीशील का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट टॉपिक आज का, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल का उदाहरण होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल का ही उदाहरण है, और यह एक ऐसी युक्ति है जिससे हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो कहां से क्वेश्चन आता है इसमें, गैल्वेनिक सेल का क्या काम है? तो इसका काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और आपको कभी क्वेश्चन आता है कि डेनियल सेल किसका उदाहरण है? तो डेनियल सेल जो है गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। तो इसमें होता क्या है, देखिए इस सेल में एक पात्र होता है, एक इसमें पात्र होता है, एक बर्तन होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का घोल रखते हैं। बर्तन में क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का घोल रखते हैं। देखिए एक बर्तन है, इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट का घोल है। कौन घोल? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और तांबे की एक छड़ डूबी रहती है। जैसे कॉपर सल्फेट का घोल है तो इसमें तांबा का एक छड़ डुबा देते हैं। किसका? कॉपर का एक छड़ डुबा देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसके अंदर एक सांद्र पात्र रहता है जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर देखिए ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या होता है? ZnSO4, ZnSO4 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ZnSO4 हो जाएगा इस बर्तन में। और ये दोनों के बीच जो ये पात्र, ये जो दिख रहा है लाइन आपको, ये है संरंध्र, यानी कि छोटे छोटे छिद्र है, इससे केवल एनायन पास होता है, यानी कि इससे केवल जो एनायन पास होता है। ठीक है, यानी कि एनायन मतलब क्या? धन आयन, धनायन है, इससे केवल पास होता है। ऐसा छिद्र है ये, इससे केवल धनायन ही पार होता है। ठीक, और इसमें एक छड़ डाल देते हैं जिंक का। क्या करते हैं? जिंक का छड़ डाल देते हैं, और यहाँ पर अगर एक बल्ब लगाएंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी इसमें, जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगी। और क्या क्या होता है आगे देखिए भरा रहता है, उसमें एक जस्ते की छड़ डूबी रहती है। ZnSO4 है और जस्ते की छड़ डूबी रहती है। जब जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को एक तार से जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस सेल में जस्ते की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है और तांबे की छड़ पर अवकरण होता है। देखिए जस्ते की छड़ पर, इस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और तांबे की छड़ पर अवकरण होता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में किस पर अवकरण होता है, किस पर ऑक्सीकरण होता है? तो कॉपर पर अवकरण होता है और जस्ता पर ऑक्सीकरण होता है। ये चीज आप लोग ध्यान, क्वेश्चन भी बार बार इससे आता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों छड़ को क्या बोलते हैं? इसको छड़ को क्या बोलते हैं? दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इस पर देखिए प्रत्येक अर्धसेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसको? बीच में मेम्ब्रेन है, इसके इधर वाले को क्या बोलते हैं? अर्धसेल। और इसको भी क्या बोलते हैं? इस बार वाले को अर्धसेल। और दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये छड़ को, इस छड़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तो दूसरे पर अवकरण होता है। इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इस पर अवकरण हो रहा है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है इस छड़ को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अवकरण होता है, इसको कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। डेनियल सेल में जस्ता, एनोड और कॉपर कैथोड होता है। डेनियल सेल में जस्ता एनोड होता है और कॉपर कैथोड होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं पूरा लूसेंट तो आप हमें वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।